अभी तो संदेश खली में केवल आरोप है, पुष्टि कहीं नहीं हुई है, आपसे बता रहे। और आप ये भी कह सकते हैं कि संदेश खाली में जो है भाजपा ने अपनी महिलाओं को प्रायोजित करा के उस पर आरोप लगवाया है, क्योंकि जब ईडी की गई थी और वो नहीं मिला तो वहां के लोगों ने ईडी पर हमला कर दिया था। वो जो है वो आगे ललकार नहीं रहा था जो है शाहजहां शेख की हमला कर दी। तो इसलिए यहाँ भी राजनीति का उसी तरह घास पात है जैसे लेफ्ट पर आरोप लगता था। तो आरोप लगना एक बात है, प्रमाणित होना दूसरी बात है। और तो आपके गुजरात में तो जो है एक वहां के पूर्व चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट आ गई है कि हाँ जो है वो क्या कहते हैं आपका रेप और होमोफीबिया मैंने गे सेक्स जो है यहाँ पर हुआ है। तो दोनों के उसमें स्थिति में नवैयत में जो है वो काफी अंतर है। आप मतलब इस अंतर को भी जो है समझिए। महिलाओं को लेकर तो जहां पे इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये भी नहीं कि उनके शासित राज्यों में, इनसे जुड़े हुए लोगों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के टॉप लीडरशिप चुप रही है। स्टेट के जो गवर्न करने वाले जो लोग हैं वो चुप रहे हैं। मणिपुर से लेके आप गुजरात तक चले जाइए, गुजरात तो प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, लेकिन वहां पे ये सब कुछ सामने नजर आ रहा है। जोशी जी से तो ये पूछे, वहीं बगल में हरियाणा में चंडीगढ़ में रहती है नीलम महाजन सिंह, उन्होंने इलाहाबाद में आके क्या क्या आरोप लगाया था उनके ऊपर। नीतीश बाबू ने प्रधानमंत्री की पिछली मीटिंग में कहा कि अब हम आप ही के साथ रहेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। और आज बेतिया में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और नीतीश बाबू बेतिया की सभा में नहीं जा रहे हैं। सवाल ये है कि बहन जी क्यों एक्टिव नहीं है? अभी मायावती के पत्ता ना खोलने से उनके समर्थकों में बड़ी बेचैनी है। पूरा देश ही अगर मेरा परिवार है तो प्रधानमंत्री मणिपुर अभी तक नहीं गए। हाथरस की घटना हुई, उस पर उनकी टिप्पणी नहीं आई। अभी रामपुर में एक बच्चे को सर में गोली मार दी गई, उस पर टिप्पणी नहीं आई। पूरा देश ही मेरा परिवार है। आज प्रधानमंत्री बंगाल के दौरे पर और संदेश खाली में जो मामला हुआ, बलात्कार का मामला एक सामने आया है, उस पर गरजे प्रधानमंत्री, मातृशक्ति का अभिनंदन किया और कहा कि संदेश खाली की घटना शर्मसार करने वाली है। वाकई देश दुनिया में कहीं भी ऐसी घटना हो वो शर्मसार करने वाली होती। लेकिन पूरा देश ही अगर मेरा परिवार है तो प्रधानमंत्री मणिपुर अभी तक नहीं गए। हाथरस की घटना हुई, उस पर उनकी टिप्पणी नहीं आई। अभी रामपुर में एक बच्चे को सर में गोली मार दी गई, उस पर टिप्पणी नहीं आई। तो क्या जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वही वहीं पे उनको सब कुछ याद आता है, वही परिवार। और जहां पर बीजेपी की सरकार है और वहां इस तरह की घटनाएं और हत्याएं होती है, उस पर प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। अपने घर परिवार के बारे में भी मौन ही रहते हैं, उस पर कुछ बोलते नहीं। बहरहाल चुनाव सर पर है और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। सबसे ज्यादा 80 सीट उत्तर प्रदेश में है। समाजवादी पार्टी ने अपने बहुत सारे कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, कांग्रेस को 17 सीट मिले हैं और सबसे बड़ा तुरुप का इक्का बीएसपी होगा। वैसे आमतौर पर यह माना जाता है कि बीएसपी तकरीबन 6 महीना पहले ही अपनी प्रभारियों की नियुक्ति कर देती है और अमूमन कैंडिडेट की भी घोषणा बहुत पहले हो जाती है ताकि कार्यकर्ता सक्रिय रहे। लेकिन 15 से 20 के बीच चुनाव की घोषणा होने वाली है, लेकिन अभी तक इस तरह की खबर नहीं आ रही है। रणनीतिकार, उनके सिद्धांतकार कह रहे हैं कोई ऐसी रणनीति बन रही है जिससे बहन जी इस बार लड़ेंगी और प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे, तमाम पहलुओं पर इस में चर्चा करूंगा। देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करूंगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, लेकिन अभी तक उनके एक उम्मीदवार की भी घोषणा नहीं हुई है, जबकि बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और बहुत सारे बयानवीरों की उन्होंने टिकट काट दी है। कुछ लोग संन्यास ले चुके हैं और कुछ लोग मौन रहकर पार्टी की सेवा करेंगे ताकि भविष्य में कहीं गवर्नर वगैरह की वैकेंसी खाली हो तो उनको वहां मिले। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। दो खास मेहमान है, लगातार आप सुन रहे हैं और बहुत ही गंभीरता से शोध और रिसर्च कर आते हैं और गंभीरता से मैं भी सुनता हूँ और मेरा ज्ञान वर्धन भी होता है। उनसे बातचीत इन तमाम पहलुओं पर करेंगे। संजीव पांडे साहब हैं और जेपी सिंह साहब हैं, दोनों से इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सर।
पहले बंगाली चलते हैं, जेपी सर आप ही से शुरू करते हैं। नहीं, आज तो ये भारत इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से शुरू कीजिए सर। बहन जी ने बंद मुट्ठी जी कर रखी है, जो लाख की बंद है खुल मुट्ठी है। जाती तो खाक जिन की हो जाए, बंद मुट्ठी है जी। जिन जिन निकलेगा इसमें से। देखिए देखिए, आपने अभी बताया कि 15 से 20 मार्च के बीच में निश्चित ही चुनाव की घोषणा होने वाली है। आज जो है वो 7 तारीख हो गई है। जी अगर 15 को घोषणा हो तो 8 ही दिन बचा है। आज 6 तारीख है। अरे 6 तारीख है तो 9 दिन मान लिए बचा है। आज का भी अपराह्न हो गया तो 2-4 घंटे में जो है शामी होने वाली है। हम्म बहन जी जो साल 6 महीने पहले तक चुनाव क्षेत्र का प्रभारी उसको घोषित करती रही हैं, जिनको चुनाव उनको लड़ाना होता है, आमतौर पर उन्हीं को टिकट मिलता है, वो इस तरह तय कर देती हैं। ऐन मौके पर तय करने की रणनीति बहन जी की बहुत दिनों से खत्म है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि जो भी कैंडिडेट हो वो जो समर्थक वर्ग है उनके बीच में जाए, उनके साथ बैठे, उनके साथ भोजन करे, ताकि उनके साथ एक आत्मता बने। अब की बार बहन जी ने पहले तो ये रखा कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन जो 10 तारीख जनवरी में जो छापा उपा पड़ गया उनके इंजीनियर चीफ पुराने पर, तो उसके बाद से उन्होंने घोषणा कर दी 14 तारीख को अकेले चलेंगी। लेकिन अभी तक न प्रभारियों क्षेत्रवार जो है लोकसभा वार प्रभारियों की घोषणा हुई है, ना अभी तक कहीं ये सुगबुगाहट है कि जो है उनके पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हो रही है, या प्रत्याशियों से आवेदन मांगे जा रहे हैं, या जिला वाले बसपा प्रभारियों से जो उनके जिला अध्यक्ष हैं वो हैं उनसे मांगा जा रहा है। उन्होंने बिहार में तो घोषणा कर दी कि वो 40 की 40 सीट पर लड़ेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश जो उनका एक प्रकार से कर्म क्षेत्र है, गृह राज्य है, जहाँ की वो मुख्यमंत्री एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बन चुकी हैं, वहां उनकी ये चुप्पी उनके समर्थक वर्गों में जो है काफी जो है वो क्या कहते हैं एक प्रकार से अनरेस्ट पैदा कर रही है। और वो अनरेस्ट इस तरह का है कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी तरफ हम जाएं, किसके साथ जुड़े, किसके साथ क्या हो। मौके पर बहन जी अगर हम किसी के साथ जुड़ते हैं और अपना कैंडिडेट खड़ा कर देती हैं तो फिर वो असमंजस की स्थिति हो जाएगी कि हम इधर रहें या उधर रहें। तो ये उनको लगता है कि उनकी विश्वसनीयता पर संकट आ जाए। अब अभी तक बहन जी ने बिल्कुल सन्नाटा खींच रखा है। उनके मन में क्या है न वो कुछ बोल रही हैं, न उन्होंने जो अपने उत्तराधिकारी अपने भतीजे आनंद कुमार को बनाया है वो बोल रहे हैं, और ना आप सतीश मिश्रा जैसा कोई वोकल आदमी उनके साथ मतलब उस तरह सक्रिय है। जैसे सतीश मिश्रा मायावती जी के बिहाफ पर बहुत चीजें जो है वो पॉलिसी मैटर वो बोलते थे, तो अभी फिलहाल वैसा भी कोई नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि बहन जी क्या करेंगी, चुनाव लड़ेंगी या मौके पर क्या करेंगी। बहन जी के तो 10 एमपी थे तो उसमें से तो बिखराव शुरू हो गया है, लेकिन बहन जी इन सब चीजों से नहीं डरती। हमेशा नए कैंडिडेटों पर उनको अपने समर्थक वोट वर्गों पर भरोसा है, और वो नए कैंडिडेटों को उतार करके चुनाव में सफलता प्राप्त करती रही हैं। ये दूसरी बात है कि पिछले 1-2 चुनाव से उनका ग्राफ गिरा हुआ है। अब जैसे 19 के चुनाव में उनको 10 सीटें सपा से गठबंधन से मिली, लेकिन 22 में जब वो अकेले लड़ी तो उत्तर प्रदेश में एक उमाशंकर सिंह बलिया में छोड़ के, जिनका जो है मायावती का योगदान कम, उनका व्यक्तिगत करिश्मा ज्यादा था वहां चुनाव जीतने का, और वो चुनाव जीत गए। लेकिन एक एमएलए कहाँ आपका जो है 204 205 एमएलए हो गया, आपकी सरकार बनी थी, कहाँ आपके पास सिर्फ एक एमएलए 22 के चुनाव में हुआ। वोट वोट भी गिर के 12% पर आ गया। तो अभी मायावती के पत्ता ना खोलने से उनके समर्थकों में बड़ी बेचैनी है, और मायावती क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी ये भी अनिश्चितता के गर्भ में है। राजनीतिक पंडित ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मायावती का ये अंत है, या मायावती जो है एक प्रकार से चुनाव से बाहर हो जाएंगी। उनका मानना है कि भाई ऐन मौके पर मायावती निश्चित रूप से चुनाव मैदान में कंपेयर अपने करेंगे। समर्थक वर्गों के साथ कूदेंगी, और कैसे कूदेंगी क्या कूदेगी ये आने वाला समय बताए। जी संजीव जी, सोशल मीडिया पे कई खबर तैर रही है और बीएसपी के जो रणनीतिकार हैं, कुछ कुछ को हमने सुना है कि कांग्रेस से कुछ बात चल रही है और इंडिया अलायंस को प्रधानमंत्री की घोषणा कर देंगी, प्रधानमंत्री बनेंगी, तुरूप का एक का उनके हाथ में है। इस तमाम तरह के यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे खबरें तैरती रहती हैं। क्या लग रहा है, क्या कुछ अंदर बात चल रही है क्या अभी भी? कांग्रेस ने मुझे अपने नहीं लगता उम्मीदवार वहां पे घोषित मुझे नहीं किए। नहीं मुझे नहीं लगता कि मायावती इंडिया अलायंस में अब आएंगी। जो हालात है उस हालात में वो एकदम नहीं आएंगी।
और ये इस तरह से उनके जो एक वेटेज को बढ़ाए रखने के लिए इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं कि ताकि उनका महत्व बना रहे। देखिए, अगर इंडिया अलायंस में आना होता तो अरविंद केजरीवाल पे एक बहुत पहले क्वेश्चन उठा था कि आरएसएस की बी टीम है और सबसे ज्यादा अगर इंडिया अलायंस को कोई सबॉटेज करेगा तो अरविंद केजरीवाल करेगा। लेकिन वो हम लोगों का अनुमान जो है गलत निकला, अरविंद केजरीवाल से समझौता भी हो गया। टीएमसी को लेकर भी तमाम सवाल उठे हैं, लेकिन वहां भी बातचीत चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि बातचीत खत्म हुई है। उद्धव ठाकरे को लेकर सवाल उठ रहे थे कि शिवसेना और भाजपा, लेकिन वो भी अब ऐसा नहीं नजर आ रहा है। तो मायावती अगर बहुत ऑनेस्ट होती ना तो मायावती बिल्कुल कब का इंडिया अलायंस में आ गई होती और अब तक सीटों का बंटवारा तरीके से हो गया होता। और चूंकि अब तो फैसला हो चुका है कि कांग्रेस इतने पे लड़ेगी और अखिलेश यादव इतने लड़ेंगे, तो अब जो सीटें जो होगी, क्या अब तो इंडिया अलायंस का मसला सोनिया गांधी और मायावती जी का तो है नहीं, मसला है अखिलेश यादव और इनका, क्योंकि कांग्रेस तो अपनी सीटें लेके निकल गई उत्तर प्रदेश में। उनको जितनी सीटें मिलनी है 16 17 सीटें शायद मिली है ना, 17 मिली है शायद जी। हाँ, और उसमें से और 1-2 सीटें अपने सहयोगियों के लिए, चंद्रशेखर रावण के लिए शायद एक सीट छोड़ देंगे अखिलेश यादव, और भी जो है जो भी उनके और 1-2 सहयोगी होंगे उनके लिए छोड़ेंगे। मेजर अलायंस तो हो गया। तो मायावती अगर आएंगे तो मायावती तो है तो नहीं कि 20 सीट पे मान जाएंगे और अखिलेश यादव 35 सीट तो छोड़ेंगे नहीं। तो मायावती के लिए जगह जी अब इंडिया अलायंस में नहीं बची है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि जो क्योंकि विधानसभा के प्रदर्शन के आधार पे अखिलेश यादव उनको 35 सीट कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि विधानसभा में उनकी एक सीट आई विधानसभा में, और जो यादव थी कि जो सीटें आई थी वो 100 से ऊपर पहुंच गई। 2019 में भी मायावती जी अलायंस का मेजर लाभ उनको मिला, 10 लोकसभा की सीटें जीते और अखिलेश 5 ही जीत पाए। तो अखिलेश फिर ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि उनका नेगोशिएशन पावर दिल्ली में कम हो जाए, वो मायावती जी के लिए 35 सीटें छोड़ दें और पता चला मायावती 10-12 जीत जाए और वो बेचारे 4-5 पे ही रह जाए। तो अब तो मसला मायावती जी के लिए लगता है इंडिया अलायंस का दरवाजा टोटली बंद है और ना उनको अब कोई बुला रहा है, वो टाइम निकल चुका है। अगर इस जंक्शन पे मायावती जी अगर पार्टी में आएंगे, अलायंस के अंदर आएंगी, तो अलायंस में टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। अब इलेक्शन नजदीक है, इलेक्शन के नजदीक उनको कोई एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया अलायंस का एक माइंडसेट बन चुका है कि हमने कैसे लड़ना है, किसको लड़ाना है उत्तर प्रदेश में। और अखिलेश यादव ने तो बहुत सारे कैंडिडेटों की घोषणा कर दी है, तो कहां से, और दूसरा सबसे कैंडिडेट को अखिलेश ने घोषणा कर दी अपनी पार्टी से, अफजाल अंसारी को, वहां से गाजीपुर से। और अफजाल अंसारी मायावती जी के ही सांसद थे जहां तक मुझे जानकारी है, हम गलत ना हो तो। और मायावती जी के खुद ही एमपी इतने अब आश्वस्त नहीं है कि हम चुनाव जीत सकते हैं, सब भाग रहे हैं इधर उधर। एक भाजपा में चले गए रितेश पांडे, फिर मलूक नागर आरएलडी से टिकट मांग रहे थे, उनको आरएलडी वालों ने दिया नहीं, वहां से किसी चौहान साहब को दे दिया जो एमएलए आरएलडी के। दानिश अली को तो हटा ही दिया गया। दानिश अली भी कांग्रेस में से लड़ेंगे, उनके लिए वो सीट छोड़ दी गई है। तो मायावती जी के साथ तो उनके सांसद ही नहीं है, कुछ भाजपा में जा रहे हैं, कुछ सपा में जा रहे हैं और कुछ कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक कोई यादव जी हैं उधर के जौनपुर साइड के, जेपी सिंह जी बताएंगे, वो भी कांग्रेस की यात्रा उत्तरा में शामिल हो गए थे, सांसद हैं वहां के, जौनपुर के या बनारस साइड के कहीं के हैं एमपी, उस इलाके से कहीं से एमपी है। तो 10 के 10 सांसद अब अलग अलग अपना ठौर और ठिकाना तलाश रहे हैं, और उनको ज्यादा बेहतर होगा। वो क्यों तलाश रहे हैं, मतलब उनको ये समझ में आ गया है कि बहन जी गंभीर नहीं है पार्लियामेंट के चुनाव के लिए लड़ने के लिए, या बहन जी जो है हमें जिता नहीं सकती हैं। दो ही कारण होगा ना कि 10 के 10 सांसद भाग रहे हैं। तो ये इन स्थितियों में मायावती जी के लिए दरवाजे पर। अब सवाल ये है कि बहन जी क्यों एक्टिव नहीं है। बिहार में उन्होंने कह दिया 40 सीट पे लड़ेंगे, बक्सर पे कैंडिडेट भी घोषणा कर दी बक्सर में। और उत्तर प्रदेश जो जहां पर मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 5 साल एब्सोल्यूट मेजोरिटी से रही हैं, 3 साल 2 बार पहले भी रह चुकी हैं गठबंधन में, तो वैसे में 3 बार। तो आप बताइए कि वैसे में अगर ये नहीं घोषणा कर रहे हैं तो क्लियर कट साफ नजर आ रहा है कि वो बीजेपी के प्रेशर में है। और बीजेपी के अगर प्रेशर में है तो कैंडिडेट की घोषणा तो तभी करेंगे ना जब बीजेपी वाले कोई सलाह देंगे कि किसको बनाना है कैंडिडेट, तो वो वेट कर रही है। वो अंदर खाता क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन एज ए रिसर्चर एक्टिविस्ट होने के नाते प्राइमा फेसी जो दिख रहा है उसी पे चर्चा कर रहे हैं। जेपी सर, देखिए सर, 5 मंत्रियों की घोषणा हो चुकी है उत्तर प्रदेश, ठीक है बोल लीजिए। नहीं, वो घोषणा हो चुकी है, घोषणा हुई है। दारा सिंह चौहान जो वेटिंग में थे, जो चुनाव लड़े थे, हार गए थे, और राजभर जिनको आपको दारा सिंह चौहान को तो विधान परिषद में लाए थे, लेकिन अब ये बहुत समझाते योगी जी प्रधानमंत्री की बात मान गए, और योगी जी ने भी अपना एक्स प्रोफाइल बदल करके
अपने को प्रधानमंत्री के परिवार में शामिल कर लिया और उन्होंने जो है मंत्री बनाया। तो दारा सिंह सबसे पहले बने राजभर, फिर दारा सिंह चौहान, फिर एक आरएलडी के अनिल कुमार, फिर एक शर्मा जी बने जो आपके क्या कहते हैं भाजपा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। अब इनको अभी मंत्रालय नहीं मिला है। दूसरी ओर धनंजय सिंह एक मुकदमे में अपहरण के, नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर को अपहरण का उनके ऊपर आरोप था, उसमें उनको जो है कल दोषी करार दिया। आज सजा का ऐलान होने वाला है, वो कस्टडी में अदालत से ले लिए गए। वो अलग अलग चिल्ला रहे हैं कि गवाह मुकर गया था, ये हो गया था, कैसे मुझको सजा हो गई, ये पॉलिटिकल है, ये है, वह बहरहाल राजा भैया का मामला था कि उन पर अभियोजन वापस ले रही थी प्रदेश सरकार एक अपहरण के मामले में उन पर भी। तो उसको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि इस पर पुनर्विचार करें। तो ये भी एक जो है डेवलपमेंट है। उधर आरएलडी का मंत्री एक तो बना दिया है अनिल कुमार को। आरएलडी ने भी जो है वो बागपत और उन दोनों सीटों पर कैंडिडेट घोषित किया है और ना जो है वो लड़ रहे हैं स्वयं, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर हैं जयंत चौधरी और अपनी पत्नी को लड़ाने की बात थी तो उनको भी नहीं लड़ा रहे। यहाँ 7 सीट मिल रही थी तो भी जो है वो असंतुष्ट थे। वहां 2 ही सीट पर समझौता उन्होंने कर लिया क्योंकि उसके पीछे भारत रत्न चरण सिंह है। अब बिहार में नीतीश बाबू ने प्रधानमंत्री की पिछली मीटिंग में कहा कि अब हम आप ही के साथ रहेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। और आज बेतिया में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और नीतीश बाबू बेतिया की सभा में नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं अभी भी बिहार के राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगर विधानसभा भंग होगी तभी नीतीश जो है वो बीजेपी के साथ रहेंगे। अगर भंग नहीं होगी तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के पहले पलटी मारी खेल हो जाए। क्यों? क्योंकि नीतीश ने भी उसकी वक्त की नजाकत देखते हुए विधान परिषद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो जो है कैसे जब चुनाव की घोषणा होगी उस समय तक ये विधानसभा भंग करेंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है। दोनों बातें वहां के जो बड़े गंभीर पत्रकार हैं जो भीतर तक नजर रखते हैं आंचलिक, उन लोगों का कहना है, किसी का कहना है कि अभी नहीं जाएंगे, किसी का कहना है कि 100% विधानसभा भंग होगी। अभी 1.5 साल बाकी, 15 महीना बाकी है। अब ये देखने की बात होगी कि भंग होगी कि नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह विधान परिषद में नामांकन किया है उससे जो है मामला जो है वो क्या कहते हैं उलझा हुआ है। दूसरी बात, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार ने कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। नीतीश कुमार के 17 एमपी है तो कम से कम 16 से कम में नहीं लड़ेंगे। भाजपा के भी 17 एमपी है तो भाजपा भी 17 से कम नहीं लड़ेगी। तो 40 सीट में अगर 17 17 34 33 34 यही हो गया तो 6 ही 7 सीट तो बढ़ती है ना। अब उसमें चिराग पासवान को भी एडजस्ट करना है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा को भी एडजस्ट करना है, उसमें मांझी को भी एडजस्ट करना है। तो भैया एक अनार 100 बीमार में किसको किसको कितना, और सभी की डिमांड किसी की 5 सीट की है, किसी की 6 सीट की पशुपतिनाथ है। पारस भी है, हाँ, पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ पारस भी 6 सीट मांग रहे हैं। वो भी मान ली हम तो चिराग पासवान में ही हमने उनको समाहित कर लिया था। तो 7 सीट में किसको किसको देगी, और नीतीश क्यों अपनी सीट इनके लिए छोड़ेंगे? या तो बीजेपी अब जो 17 एमपी है, अगर वो 17 एमपी में छोड़ती है तो अपनी सिटिंग सीट उसको छोड़ना पड़ेगा। ये सब उलझने हैं और विधानसभा भंग होना भी इसमें एक बीच में है। इसलिए वहां भी अभी अनिश्चितता की राजनीतिक स्थिति बनी हुई है। भले ऊपर झापर से कोई कहे कि सब ठीक बा, अब हम ना जाए। हाँ। अब जो है आप बंगाल में आइए। बंगाल में जो है वो संदेश खली का मामला ममता बनर्जी के गले की हड्डी बन गया है। संदेश खली और वहां के उस घोटाले को, आपका जो स्कैम है, नौकरी का स्कैम है, जो वहां का एसएससी परीक्षा का स्कैम है, इसको लेके जिस तरफ जो है हाई कोर्ट के 2-3 जज बहुत सक्रिय थे, उसमें एक जस्टिस गंगोपाध्याय, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो बीजेपी से जाकर के बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे अगर बीजेपी उनको लड़ाएगी। अब इस बीच में जो है वहां के हाई कोर्ट ने जो शाहजहां शेख है संदेश खली का, उसको जो है वो क्या कहते हैं सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया और सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। सीबीआई गई लेने के लिए, पुलिस ने सौंपा नहीं क्योंकि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है उनकी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने आज वहां सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि जो है तत्काल सुनवाई नहीं करेंगे, आप जाइए रजिस्ट्री में से अप्रोच कीजिए। अब वहां सुनवाई तत्काल नहीं हुई। दूसरे और वहां हाई कोर्ट में जो है वो क्या कहते हैं वो पहुंची सीबीआई,
कि साहब जो है इन्होंने हमको जो है आपके आदेश के बाद नहीं सौंपा, तो हमको इजाजत दीजिए वो करने के लिए, वो मानना है दाखिल करने के लिए उनका क्या मानना होगी। और उसके अलावा मौखिक रूप से फिर आज शाम तक कहा कि भाई आज शाम तक का समय है, आप प्रपत्र कर दीजिए। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट के वकील ममता को क्या राय देते हैं, ममता का अपना क्या होता है, तब जो है अभी शाहजहां शेख का मामला ये फंसा हुआ है। इधर मोदी जी जो है आज संदेश खली में है, वो वहां महिलाओं को दे रहे हैं कि आप चिंता न करें, आपका ध्यान हम उस पे आता रखेंगे। हूँ सर, उस पे आता हूँ जरा। हाँ, सचिव नहीं जी तो से एक ये इतिहास से ले ये लेते हैं। स्थिति, हाँ ये सब स्थिति जो है समझ लीजिए कि वहां की हो गई है। सचिव जी राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में सिंधिया के गढ़ में गर्जना यात्रा चल रही है। बहुत कुछ है, और अभी बहुत कुछ है। हाँ बहुत कुछ है, और बड़ी जबरदस्त मीटिंग हो रही है, और वहां भी नेताओं में बड़ा संतोष है, क्योंकि जो मोहनलाल यादव को इन्होंने बना दिया है, तो उनके नीचे तमाम सीनियर नेता उनके अंडर में हो गए हैं। सिंधिया जी स्वयं एक प्रकार से उनके अंडर में हो गए, वो मुख्यमंत्री हैं, सिंधिया जी तो मुख्यमंत्री बन नहीं पाए। तो वहां भी सब इसी तरह घास पात जो है का मामला पूरे जो है राजनीतिक परिदृश्य से बहुत उलझा हुआ है। लेकिन बीजेपी की आज भी बैठक हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश की बाकी सीटें और सीटों पर विचार हो रहा है, किसको टिकट मिलेगा, कौन जो है जाएगा। और मार्गदर्शक मंडल की अवधारणा समाप्त हो गई है, क्योंकि जब आपका जो उसकी सबसे बड़ी उदाहरण हेमा मालिनी है, जिनको 75 के होने के बावजूद टिकट दिया गया है। राजनाथ सिंह का हल्ला था कि टिकट काटा जाएगा, उनको टिकट दिया गया है। अब महाराष्ट्र के बारे में कयास चल रहा है कि गडकरी को मिलेगा नहीं मिलेगा, जब तक घोषणा नहीं होगी महाराष्ट्र की सीटों की, तब तक आप अभी नहीं कह सकते कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे अथर में मामला लटका हुआ है। आज उनकी मीटिंग हो रही है, तो उसमें चर्चा है कि कितने लोग अब जो है फिर संन्यास ले लेंगे, जैसे कुछ लोगों ने नाम वापस ले लिया जिनका टिकट कट रहा था। तो अब फिर हो रहा है कि भाई अब कितने लोग लेंगे आज अगर घोषणा होती है दूसरी लिस्ट की, तो ये स्थिति है। वो मार्गदर्शक मंडल की धारणा सिर्फ अडवाणी जी के लिए थी, और एक बार सेट हो गए उसके बाद तो वो कानून गिल्ली डंडा का रूल बदल गया फिर। हाँ, संजीव जोशी जी, जी के लिए भी थे। जोशी जी, मूलतः अडवाणी जी, जी सेकंड में जोशी जी। संजीव जी, अब जी कहूँ ना जाए, सही में वो बेतिया नहीं गए। नहीं नहीं, उसमें 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 ऐसा है कि वो बेतिया नहीं गए हैं, वो आज इंग्लैंड की यात्रा पे जा रहे हैं। वो पहले से अच्छा। डिसाइडेड थे, कुछ रैली में नहीं जाएंगे, वो 15 मार्च को वापस लौटेंगे। हम्म वो आज ही दिल्ली से उनकी फ्लाइट है। हम्म 7 मार्च है आज ना, 7 मार्च है। छः अगर छः 6 मार्च। हाँ, तो वो पता नहीं आज या कल में वो लंदन जाने वाले हैं। अब वो 6 दिन चुनाव के टाइम में लंदन जा रहे हैं, ये भी एक चर्चा का विषय है कि जब यहाँ सीट शेयरिंग होना है, लोजपा का फाइनल करना है, तो लंदन जा रहे हैं। यही से लगभग लग रहा है कि बहुत गटमगट हो रहा है, और लौटेंगे 15 मार्च को। तो फैसला कैसे होगा ये सारी चीजों पे? चिराग पासवान की सीटों का फैसला कैसे होगा, या जीतन राम मांझी की सीटों का फैसला कैसे होगा, कुशवाहा जी का फैसला कैसे होगा? अब या तो लंदन से हॉटलाइन पर जुड़े रहेंगे, तब सीटों का फैसला होगा। देखिए, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने कहा कि बहन जी, वो अंदर की बात है कि बीजेपी। देखिए, अभी उत्तर हम्म प्रदेश में चुनाव हुआ राज्यसभा का, हम्म और बसपा हम्म बसपा का एकमात्र विधायक ने भाजपा को वोट दिया है, हम्म और उसके कारण वो भाजपा के कैंडिडेट जीत गए हैं। भाजपा अपने कई कैंडिडेट, एक्स्ट्रा कैंडिडेट एक जिताने में कामयाब हो गई। तो सवाल यह है कि उस भाजपा के कैंडिडेट पे जनरली भाजपा के जो बसपा का कैंडिडेट है वो एब्सेंट रहता था, लेकिन इस बार वो मौजूद थे, वो अपने उमाशंकर सिंह जी, और उन्होंने भाजपा हम्म को वोट दिया। लेकिन अभी तक बहन जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं डाली है, कोई बयान नहीं डाला है कि वो भाजपा के साथ कैसे चले गए, कैसे उन्होंने उनको वोट किया। तो इससे कहीं ना कहीं एक साबित होता है कि ये जो पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी और बसपा के बीच एक आंतरिक गठबंधन है। नहीं तो अब तक कार्रवाई डालती ना वो, कि आपने कैसे जी बीजेपी को वोट कर दिया। दानिश अली साहब भी जब वहां पे बेचारे फंस गए थे पार्लियामेंट में, लोग हम्म भाजपा के इनर सर्कल में तो ये चर्चा है कि उनको हाईकमान से ऑर्डर मिल रहा था कि आप भाजपा भाजपा के खिलाफ बहुत एग्रेसिव पार्लियामेंट के अंदर मत होइए, लोकसभा के अंदर आप एग्रेसिव मत होइए। तो ये जो सारी परिस्थितियां इंगित कर रही थी कि वो इंडिया गठबंधन में भी नहीं गई। उनका विधानसभा में विधायक जो है, इकलौता विधायक, वो भाजपा के पक्ष में वोट कर रहा है। दानिश अली साहब को गालियां पड़ रही है, बसपा उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो सारा कुछ ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ बीजेपी के साथ उनकी गिटपिट है। और जहां तक जो बात हो रही है संदेश खाली की, तो मैं तो हैरान हूं कि ममता बनर्जी उनको प्रोटेक्ट क्यों कर रही है, एक अपराधी को। उसके लिए इतना प्रेस्टीज इशू क्यों बना रखा है? जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सीबीआई को मामला सौंप दिया गया है,
तो उसके बावजूद उस बंदे को प्रोटेक्ट करने की मजबूरी मुझे नहीं समझ में आ रही है। ऐसा प्रोटेक्शन सिर्फ भाजपा देते हैं, भाजपा वाले कोई अगर होता है इस तरह का तो लास्ट आवर तक प्रोटेक्ट करते हैं। नहीं लिया, जैसे इनके ऊपर इतना एलिगेशन लगा, जो हमारे जो कुश्ती संघ वाले थे, ब्रजभूषण शरण सिंह, लेकिन भाजपा ने लास्ट आवर तक उनको प्रोटेक्ट किया और आज भी प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं। अगर टिकट उनको अभी तक घोषणा नहीं हुई है, अगर टिकट मिल जाती है उनको तो फिर मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी का ऐसे मामलों में सेम स्टैंड लग रहा है। प्रधानमंत्री जी को मणिपुर याद नहीं आता है, ठीक बोल रहे हैं कि मणिपुर उनको याद नहीं आया, संदेश खाली याद अब आ यार गया। उसी पे आऊंगा, उसी पे आऊंगा अभी। गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी में महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, एक लाइन प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। जेपी सर, वैसे जो जी प्राइमा फेसी बसपा भाजपा को ही मदद करती है, अभी राज्यसभा चुनाव में दिया ही, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके समर्थक रणनीतिकार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है, कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे, तो मदद कर भाजपा से समर्थन लेके मुख्यमंत्री बने पहले, और अभी भी भाजपा को मदद कर रहे हैं। तो भाजपा को ना कहना चाहिए था कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करो, तो फिर इंडिया अलायंस इंडिया को क्यों कह रहे हैं लोग? जी भाई, वो देखिए, इस तरह की जो पार्टियां और लोग होते हैं ना, वो एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू होते हैं। भाजपा के बारे में सावरकर उनके आदर्श हैं, और वहां से आप ये देखिए कि उनको अपने साध्य के वो हासिल करने के लिए साधन की पवित्रता पर कभी भरोसा नहीं रहा। तो मायावती का भी उसी तरह है कि इधर की भी दुकान खुली हुई है, उधर भी दुकान खुली हुई है। अब नीतीश बाबू ही जब तक पलटी नहीं मारे थे, जब उनको लगा कि तो हमारा जो है वो इंडिया गठबंधन में हमको जो है संयोजक नहीं बनाया जाएगा, हमको प्रधानमंत्री नहीं घोषित किया जाएगा, तो पलटी मार के उधर चले गए। क्यों? क्योंकि उधर आरजेडी की तरफ से दबाव पड़ने लगा। इनकी पार्टी में लल्लन उल्लन सिंह को भी लगा कि अभी संयोजक बनेंगे, तो उनको लगा कि समय रहते आप बिहार की कुर्सी खाली कर दीजिए, वहां जो है लाल तेजस्वी की ताजपोशी हो जाए। तो नीतीश कुमार कैलकुलेटिव आदमी है, इंजीनियर है, जो है पढ़ाई लिखाई से, तो उनको लगा कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, हम मुख्यमंत्री पद वो अंतिम समय तक नहीं छोड़ना चाहते थे। नतीजा एक पलटी मारती है। तो इधर बहन जी का भी मामला है कि भाई गुनाह बेलज्जत, इधर है तो सब उससे बचे हुए हैं, उधर प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित हो तो रिस्क लेंगे, भाई चलो ईडी आएगी देखा जाएगा। लेकिन हम प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट भी ना घोषित हो, और ये भी ना हो, क्योंकि उनको भी तो एक वहां पोटेंशियल कैंडिडेट दलित समुदाय के खड़गे साहब हैं, जिनकी विपक्ष में भी स्वीकार्यता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि अभी तक जो है मैंने कभी किसी कोई खबर ऐसी नहीं देखी या ऐसी हमारे संज्ञान में नहीं आई जिसमें हो कि खड़गे साहब को टारगेट किया गया। विपक्ष के माने जो इंडिया गठबंधन में शामिल लोग हैं, उन्होंने खड़गे को टारगेट किया। तो ये खड़गे साहब हैं, तो उसमें उनको ये भी डर है कि भाई खड़गे साहब के रहते हुए पता नहीं हमारी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, हमारे कितने लोग जीतेंगे नहीं जीतेंगे। तो पहले से कबूलवा लेने का मतलब है कि चाहे फिर हमारी एक सीट आए फिर, लेकिन हमको आपको बनाना पड़ेगा। ये कमिटमेंट चाहती है। तो ये कमिटमेंट राजनीति में फिलहाल कोई देने के लिए तैयार नहीं है। और वो भी एक पार्टी हो तो मान लीजिए कि ठीक है हम आपको बना देंगे, वो दे भी दे, लेकिन जहां 10वीं पार्टी 20वीं पार्टी 24वीं पार्टी है, वहां कोई कैसे कह सकता है कि जो है वो क्या कहते हैं, मान लीजिए कह दें कि हाँ बनाएंगे, स्टालिन कहेंगे हम नहीं मानेंगे, आपके शरद पवार कहें कि हम नहीं मानेंगे, ममता बनर्जी कहें कि हम नहीं मानेंगे, तो आप क्या करेंगे? ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था संयोजक के लिए, हालांकि वो नहीं बने, लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरह बिदक गए और जान गए कि तो हमारा बनने का चांस बहुत धूमिल है। नीतीश कुमार भाग गए। तो सवाल है कि विपक्ष में वाले जो लोग भी महत्वाकांक्षी लोग हैं, उनका ये है कि वो इंतजार नहीं करना चाहते, या तो हमको तुरंत डिक्लेयर करो, नहीं हम सेफ गेम खेलेंगे, हमें क्या जो है वो है कि हम बहुत जीत जाएंगे तो हमारा कोई बहुत अपर हैंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जानते हैं कि हम हाशिए पर ही रहेंगे, किसी गठबंधन में रहे चाहे जहां रहे, वहां हमारी मनमानी तो चलेगी नहीं। तो इसलिए या तो पहले बताओ, और नहीं तो हम नहीं रहेंगे। ये स्थिति है जी। संजीव जी, देश में महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है। मणिपुर सामने है, बीएचयू में सामूहिक बलात्कार का सामने आया, जिसमें कि बीजेपी के आईटी सेल के लोग थे। जो उत्तर प्रदेश में और सारी घटनाएं भी, एक बच्चे को गोली भी मारी गई, मर गया और आनन फानन में दफना दिया गया। इसके पहले मनीषा का भी, हाथरस का भी मामला था।
गुजरात का आपने नाम लिया ही, मणिपुर है ही, किसान आंदोलनरत ही है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पूरा भारत मेरा परिवार है, ये दुनिया भी सुन रहा होगा, ये घटनाएं दुनिया की नजर में भी होंगी। तो जहां-जहां मतलब बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां तो जाके बहुत ही मातृशक्ति और दलित भाइयों और मजदूर भाइयों सब कहते हैं, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है और मॉब लिंचिंग का मसला हो, चाहे बीफ ईटिंग के नाम पे मुसलमानों को मारना हो, हेट स्पीच जो तमाम सब चलता रहता है, उसमें प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य नहीं आता है। जी संजीव जी। मणिपुर की घटना पे तो आप देख लीजिए कि जब वीडियो वायरल हुए और तमाम ये सारी चीजें आई, तो उसमें तो न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ गया। और दिलचस्प बात यह है कि पीएम साहब ने मणिपुर का दौरा तक नहीं किया, मणिपुर पे एक लाइन नहीं बोला। और मणिपुर में तो एक नहीं, जैसे कह रहे हैं कि संदेश खाली में गैंग रेप हुए और ये 3 बंदे टीएमसी के लीडर जिम्मेवार थे, तो ये वहां पे मणिपुर में तो और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, कई वीडियो सरफेस पे आने से इन्होंने रोक दिया। तो ये तो है ही कि जहां पे मणिपुर में आपका शासन है और वहां पे औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है, मास रेप हो रहा है, फिर भी आप एक लाइन नहीं बोल रहे हैं। संदेश खाली पे देखिए, संदेश खाली पे बोलना वाजिब है, सिर्फ राजनीति ना करें। वो संदेश खाली पे राजनीति कर रहे हैं, महिलाओं के इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पे गए हैं संदेश खाली में, चाहे उनके नेता प्रतिपक्ष हो, शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो उनके, सब मजूमदार जो हैं, तो वही स्टैंड बीरेन सिंह ने क्यों नहीं लिया मणिपुर में? सेम स्टैंड जो वहां पे हुआ। और प्रधानमंत्री जी अगर संदेश खाली पे बोल रहे हैं तो मणिपुर पे क्यों नहीं बोले? और तो और देखिए कि ये जो पहलवानों का मसला था, उस पे भी टॉप लीडरशिप ने कुछ नहीं बोला। ये तो वो लोग थे जो देश का गौरव लेकर पहलवानों का मसला जी, हाँ, पहलवानों का मसला था। अब देखिए कि गुजरात में तो हाई कोर्ट ने शायद सू मोटो लिया है पूरे मसले पे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो मसला है, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो मसला है। तो अब बनारस वाला बीएचयू का जो आईआईटी का जो घटना है, जो कैंपस बीएचयू कैंपस में, उसमें तो वो प्रधानमंत्री के साथ उनका फोटो है और पुलिस ने उसको दबाया, 2 महीने तक दबा के रखा। 2 महीने बाद जब मामला जब बाहर आने लगा तो मजबूरी में इन्होंने उनको अरेस्ट किया। तो ये तो जो महिलाओं को लेकर, तो जहां पे इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये भी नहीं कि उनके शासित राज्यों में, इनसे जुड़े हुए लोगों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के टॉप लीडरशिप चुप रही है। स्टेट के जो गवर्न करने वाले जो लोग हैं वो चुप रहे हैं। मणिपुर से लेके आप गुजरात तक चले जाइए, गुजरात तो प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, लेकिन वहां पे ये सब कुछ सामने नजर आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये जहां भी अपोजिशन की सरकार आती है, अपोजिशन की सरकार होती है, बिहार में जब तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ साथ थे, तब तक जंगल राज था इनके नेताओं के लिए। और अब नीतीश कुमार आ गए भाजपा के साथ, अब मंगल राज हो गया है। कल भी किसी को गोली मारी गई कटिहार के पास, किसी नेता की। आज तो बीजेपी के विधायक के भतीजे को ही गोली मार दी गई कटिहार में। अच्छा? हाँ, हत्या ही हो गई। बीजेपी की कोई विधायक है, कोई पासवान है, महिला पासवान विधायक है, कविता या क्या नाम है, उनके भतीजे को गोली मारी गई, मर्डर हो गया। ऐसे डेली मर्डर हो रहा है बिहार के अंदर। मुजफ्फरपुर में किसी डॉक्टर को गोली मारी गई। तो ये डेली हो रहा है। अब मंगलराज है जंगल राज के बजाय। तो सवाल ये है कि जब तक यही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तो जंगल राज था। जैसे ही इनके साथ आ गए, मर्डर उतना ही चल रहा है, उसी स्टाइल में चल रहा है मर्डर, लेकिन आज मंगलराज हो गया है। तो ये तो बड़े ही ड्वेल इनका वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। नहीं, वो अगर वैदिक, देखिए अगर आप अवैधिक तरीके से शराब पीजिएगा तो आप अनार्य हो जाइएगा, और अगर वैदिक तरीके से अगर आप शराब पीजिएगा तो आप जो है आर्य रहिएगा। तो डीपी त्रिपाठी जो अपने क्या कहा जाता है, जेपी सिंह जी के बहुत करीबी मित्र में रहे हैं, तो वो अक्सर जब विदेश यात्रा पे जाते थे तो एक बार उन्होंने सुनाया मुझे, खुद ही चंडीगढ़ आए थे तो कहने लगे कि मैं विदेश यात्रा पे गया था तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी मेरे साथ थे। तो 8 बजे के बाद भाई हमको तो चाहिए था 7 बजे के बाद। तो हमने जोशी जी को बोला कि भाई अब हमारी जरूरत हो रही है तो हम तो जा रहे हैं। तो वो कहने लगे, अरे क्या तू ब्राह्मणों के शराब पीते हो, ये क्या मतलब हो गया, ऐसे कोई मांस खाते हो तो ब्राह्मणों के? तो
उन्होंने डीपी त्रिपाठी ने कहा कि भाई मैं वैदिक ब्राह्मण हूं, आप अनार्य ब्राह्मण हैं। हम वेदों वेदों का पालना करके हम मांस भी खाते हैं और हम शराब भी पी रहे हैं। अब आप पता नहीं कहाँ पढ़ के क्या पढ़े हो, वेदों में तो ये बैन है नहीं, ना शराब बैन है ना मांस बैन है, आप पता नहीं क्यों नहीं खाते हो, तो मैं तो जा रहा हूं। तो वो जो है बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ना कि ये दूसरे शराब पिए तो अनारे हो जाएं, हम छुप छुप के पिए हम आर्य भी बने रहे, तो ये कंसेप्ट इनके अंदर रहता है। जी जेपी सर, आज तो जी। मातृशक्ति पे प्रधानमंत्री जी का बहुत तगड़ा भाषण हुआ है। माताएं सिर्फ जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहीं की महिलाएं माताएं और बहनें, नहीं भाई कहीं की गैर कहीं भाजपा की शासित और भाजपा कहीं शासित की राज्यों में कहीं महिलाओं पे जितना भी हो जाए अत्याचार वो सब अरे चलेगा। भाई कहीं की महिला राष्ट्रपत्नी भी है भाई। जी सिर्फ माताएं बहनें नहीं हैं, उसमें पत्नी भी शामिल हैं जिनको इन्होंने परित्यक्त कर रखा है। तो किसी पैरामीटर से जो है वो उनके साथ न्याय नहीं किया इन्होंने। जी देखिए, जो लोग जिंदा मांस खाने के शौकीन होते हैं और शराब नहीं पीते, सुरा पीते हैं, वो बहुत भाषण देते हैं। तो वैदिक काल में शराब नहीं पी जाती थी सर, सुरा पी जाती थी। और अभी भी लोग बहुत से सुरा जो है पीते हैं पूरे बिहार में। शराबबंदी के बावजूद अगर सबसे ज्यादा कहीं चर्चा होती है तो सत्ता में रहने वाले लोगों की, या जो अभी अभी फिर से सत्ता में शामिल हुए उनकी होती है कि उनके यहाँ सुरा पार्टी में कितना शराब कबाब सब परोसा गया। और बाकी जगह तो मान लिया थोड़ा शराबी या सुरा ही पी लिया, लेकिन वहां तो उसके साथ साथ जो है मांसल सौंदर्य का भी जो है पूरा आनंद भाई लोग लेते हैं। वहां उनको कोई उसमें गुरेज नहीं है, न कोई शर्मिंदगी है। तो इसलिए उसके बारे में क्या बात करना है। दूसरी बात यह है कि वैदिक सुरा है, शराब नहीं है। शराब तो अंग्रेजों की शराब है, तो वैदिक सूरा और सुरा तो मदिरा, जो सूरा है, सूरा और मदिरा मदिरा। नहीं सुरा मदिरा भी जरा बात की बात है, सुरा ही है। वो जो देवता लोग सुरा पीते थे, तो देवता लोग सुरा पीते थे, तो उनके जो अनुयायी हैं वो भाई उनका प्रसाद ग्रहण करते, तो वो भी सुरा। नहीं नहीं, देवता सोम का पान करते थे, सोम का हाँ सोम सोम पान, सोम सोम रस। सोम पान हाँ करते तो थे। सोम और सोम सूरा। रस, हाँ। हाँ सूरा सोम असुरों रस। के लिए और सोम देवताओं हाँ के देवताओं के लिए। हाँ लिए, हाँ देवताओं सोम के रस, लिए हाँ सोम रस था, सोम रस। सोम रस था। तो अब वही है, जो सोम रस है तो फिर सोम रस चलिए माने चंद्र रस। जी। एक और आखिरी चंद्रमा की जो है 36 कलाएं होती हैं, तो उसी तरह जो है वो रस की भी 36 कलाएं होती हैं। इतना सा लें तो कुछ और असर, इतना सा लें तो कुछ और असर, इतना सा लें तो कुछ और असर। चंद्रमा की तरह कलाएं भासते हैं लोग सोम रस पी करके। जी जी जी। तो ये बात चलिए है सर, सर। बाकी बाकी तो जो उत्तर बाकी प्रदेश तो पे जो लौटता हूँ। बाकी जोशी जी से तो ये पूछिए कि वहीं बगल में हरियाणा में चंडीगढ़ में रहती है नीलम महाजन सिंह, उन्होंने इलाहाबाद में आके क्या क्या आरोप लगाया था उनके अच्छा ऊपर। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश पे आता हूँ। मुझे लगता है कि भाजपा बहुत ही जबरदस्त रणनीति तैयार कर रही है। इलेक्शन के कुछ पहले उन्होंने 5 को मंत्री बना दिया है। ओम प्रकाश राजभर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत हल्ला भी करते रहते हैं। वहां क्या तैयारी है विपक्ष की, किस लेवल पे? खास तौर से मैं सपा और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, चंद्रशेखर की बात कर रहा हूँ। बाकी इनका तो एडजस्टमेंट हो चुका है, ये मान के चला जाए। नहीं, एडजस्टमेंट हो चुका है, लेकिन अब जैसे राजभर का पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रभाव माना जाता है, जी यहाँ राजभर वोटों की संख्या अच्छी खासी है। लेकिन राजभर ने पिछले एक दशक के दौरान जिस तरह कलाबाजियां खाई हैं, जिस तरह गुलाटी मारी है, उससे राजभर की विश्वसनीयता कम हुई है। और ये घोसी के उपचुनाव में सब ये सामने आ चुका है। अब भले मंत्री बना दिए गए हो, अब लोकसभा चुनाव में कितना चमत्कार करेंगे, क्योंकि राजभर को मुख्तार परिवार से माइनस करके या मुख्तार अंसारी के प्रभाव से माइनस करके जो लोग भी आंकते हैं वो गलत आंकते हैं, क्योंकि बेसिकली वो मुख्तार अंसारी के ही व्यक्ति हैं। जी और अब वो भाजपा में मान ली शामिल हुए या भाजपा में मंत्री हुए, तो मंत्री तो एक बार वो पहले भी रह चुके हैं और उस बार मंत्री रहे और बड़े बेआबरू होकर के निकाले गए। इस बार आने के लिए कितना उन्होंने जुगत किया वही जानते हैं। और अगर वो सपा के साथ उन्होंने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा होता, या कभी अकेले जब चुनाव लड़ा करते थे, तो कभी तो एमएलए नहीं हुए थे।
वो तो जो है वो क्या कहते हैं, या तो भाजपा के साथ कॉम्बिनेशन में हुए या इनके साथ सपा के साथ बसपा कॉम्बिनेशन में हुए, कॉम्बिनेशन। कभी जो है अकेले तो हुए नहीं। तो इसलिए जो है और वो भी मुख्तार से उस सरकार का 36 का आंकड़ा चल रहा है। फिर ये शामिल हो गए, मंत्री हो गए, इनके मुख्तार का लड़का भी इनके साथ एमएलए है। इनके एमएलए ने अभी राज्यसभा में जो है अखिलेश को जो है वो दिया है। तो यहाँ बहुत घास पांच स्थिति है, कितना फर्क पड़ेगा ये नहीं कहा जा सकता। और बाकी जी दारा सिंह चौहान तो स्वयं इलेक्शन हार गए हैं, अब यहाँ आकर के कितना जिताएंगे ये भी जो है आपको मतलब देखने वाली बात होगी। जो कि माना जाता था कि दारा सिंह चौहान जो है वहां आंख मूंद के चुनाव जीत जाएंगे, घोसी में वो चुनाव जो है बैडी हार गए, आपको बता। जी तो जी इसलिए जी। उत्तर प्रदेश में यह है, भीतर भीतर अखिलेश की भी तैयारी चल रही, भीतर भीतर कांग्रेस की भी तैयारी चल रही, अंदर खाने नाम डिसाइड हो रहे हैं। कांग्रेस अभी इसलिए घोषणा नहीं कर रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा किसी भी दिन कर सकती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस 17 सीटों में 3 या 4 सीटों में आंतरिक फेरबदल सपा के साथ चाहती है कि कहीं की सीट वो जो है सपा को दे दे और सपा कहीं और की सीट उसको दे दे। इसकी बात अंदर खाने में चल रही है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब क्लियर हो जाएगा कि 17 सीटों में कौन सी सीटें कांग्रेस ने लौटाई, सपा ने कौन सी उनको उसके बदले में दी, या जो 17 सीट सपा ने घोषित कर दिया है उन्हीं सीटों पर ये जो है क्या कहते हैं कांग्रेस लड़ेगी। तो ये जब तक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती तब तक ये बात अभी सामने नहीं आ रही है। इस बीच में एक खुर्शीद को लेकर के वहां था कि वो फर्रुखाबाद नहीं छोड़ना चाहते थे, खानदानी लगाव था। लेकिन इस बीच में उनके जो है वह पत्नी के एनजीओ पर जो है ईडी ने छापेमारी करके और उनको बहुत ही कार्नर कर दिया है, सलमान जी खुर्शीद। तो अब वो भी देखने वाली बात होगी। ये तो चाहते थे कि फर्रुखाबाद में भी जो है क्या कहते हैं मतलब सीट की अदला बदली हो जाए। ये श्रावस्ती की सीट चाहते हैं कि उसकी अदला बदली हो जाए, श्रावस्ती से नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ये लड़ना कांग्रेस चाहती है। अब इलाहाबाद में तो अभी कांग्रेस के कैंडिडेट की चर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ आज मैं गया था कॉफी हाउस, तो वहां जो है राजनीतिक लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि इन मौके पर रीता जोशी का टिकट बीजेपी से कटा तो कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस से लड़ेंगी जो सिटिंग एमपी है इलाहाबाद की, बीजेपी से। और बहुगुणा जी की लड़की है। आज ये भी बहुत जबरदस्त चर्चा सर्किट हाउस में थी। जी जी। तो क्या संजीव जी। होगा इसमें? इसमें पार्टी के कैंडिडेट इनके जो है बहुत खास आदमी संजीव भाई के दोस्त है, उनसे अगर इनकी बात हुई तो पता चला होगा कि इलाहाबाद में किसका नाम चल रहा है। जी जी हम जी भले जी। इलाहाबाद में रहे लेकिन नाम इनको मालूम। हाँ संजीव जी, देखिए, फाइनल कमेंट। बिहार वाला अपडेट मैं कर देता हूँ कि प्रधानमंत्री की रैली में चिराग पासवान भी नहीं जा रहे हैं, जो बेतिया में अभी रैली है वो दिल्ली में है। और नीतीश कुमार आज दिल्ली आ रहे हैं, उनको लंदन कन जाना है। तो ये सवाल जरूर उठ रहा है कि दिल्ली के लिए आज जाना था तो बेतिया की रैली के बाद भी दिल्ली जा सकते थे, तो क्यों नहीं वो दिल्ली पहले क्यों उड़ रहे हैं, या उस रैली से दूरी क्यों बनाए हुए हैं, ये कहीं ना आज कहीं आज जैसे तेजस्वी भी दिल्ली में है, मुकेश सहनी भी दिल्ली में है, चिराग भी दिल्ली में है। चलिए चिराग भी दिल्ली लेटेस्ट में है, बताइए। नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री दिल्ली की में। रैली में अगर लंदन भी जाना है तो दिल्ली, अब बड़े हम्म। लोगों के लिए दिल्ली और पटना की दूरी क्या है, 45 मिनट का जर्नी होता है। तो उसमें अगर वो प्रधानमंत्री की रैली मिस कर रहे हैं तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है। दूसरा एक खबर जो आ रही है कि संदेश खाली में प्रधानमंत्री ने पीड़िताओं से मुलाकात किया है, जो संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात किया है वेस्ट बंगाल दौरे के दौरान। 5 महिलाओं से तो मुलाकात हुई है जी। हाँ, तो अब देखिए कि अगर प्रधानमंत्री के घर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे, 5-7 किलोमीटर की दूरी पे जंतर मंतर पे पहलवान बेटियां बैठी थी, उनसे पीएम साहब ने मुलाकात नहीं करी। प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में, प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में बीएचयू। लड़की से गैंग रेप हुआ, प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं करी। प्रधानमंत्री के गृह राज्य में यौन उत्पीड़न की घटना आई, प्रधानमंत्री ने एक लाइन नहीं बोला, मुलाकात करने की तो दूरी क्या बात है। और मणिपुर पे तो कहिए ही नहीं, मणिपुर पे तो 2-2 महीने तक वीडियो को दबाया गया, जो औरतों के साथ नंगा उनको तोड़ाया गया। तो इससे पता चलता है कि वोट की राजनीति में किस तरह से महिलाओं का भी मतलब कि वो हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है। कि शाहजहां शेख को एक दोनों कर रहे हैं, बेशर्मी का हद टीएमसी की भी है कि एक ऐसा बंदा जो ईडी के साथ साथ उस पर महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाया है, उसके घरों को आग लगा दिया वहां का स्थानीय महिलाओं ने, जो 2-3 टीएमसी के लीडर है, उसको टीएमसी लास्ट आवर तक ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है जिन पे गैंग रेप का आरोप है। जी तो जी। मुझे तो बीजेपी और टीएमसी के कैरेक्टर में तो मुझे कोई अंतर ही नहीं जा रहा है। पहले तो कामरेडों को लोग गाली देते थे कि पता नहीं वहां कितनी महिलाओं के साथ कामरेड रेप कर देते थे ज्योति बसु के राज में, और टीएमसी उसी के खिलाफ आई थी कि बहुत वहां जुल्म होता है। आज तो टीएमसी तो लग रहा है कि टीएमसी ने तो जुल्म के हद ही पार कर दी उस राज्य के अंदर।
तो ये जो सारी चीजें आ रही हैं, तो इससे ये भी सोचना चाहिए कि हमाम में सारे नंगे हैं, आप किसको किसको पकड़िएगा कि इसमें से अच्छा कौन है। ये एक बड़ी दिलचस्प बात आ गई है। तो ये लेटेस्ट सूचना मैंने देखा, तो मैं कहा जरा बता दूं कि नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बेतिया में, नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आप नहीं, दोनों। यही नहीं, प्रधानमंत्री का सिर शर्म से संदेश खाली में झुकता है। अच्छा। मणिपुर, उत्तर प्रदेश का हाथरस हो, मणिपुर हो, आपका क्या कहते हैं, गुजरात का जो है, गुजरात का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में गुजरात में हुआ। एक मतलब सामान्य यूनिवर्सिटी से भी लॉ यूनिवर्सिटी में के बाद जो है लोग जाते हैं, या 5 साल वाला कोर्स चल रहा है। वहां वही नहीं हुआ कि बलात्कार हुआ, वहां गे सेक्स भी हुआ रैगिंग के नाम पर। तो वहां बोथ वेज मामला है, सिंगल वे का मामला नहीं है। वहां किसी छात्र के साथ या किन्हीं किन्हीं छात्रों के साथ जो है मतलब गैंग रेप हुआ, और इसकी न्यायिक जांच में पुष्टि हुई। अभी तो संदेश खली में केवल आरोप है, पुष्टि कहीं नहीं हुई है, आपसे बता रहे। और आप ये भी कह सकते हैं कि संदेश खाली में जो है भाजपा ने अपनी महिलाओं को प्रायोजित करा के उस पर आरोप लगवाया है, क्योंकि जब ईडी की गई थी और वो नहीं मिला, तो वहां के लोगों ने ईडी पर हमला कर दिया था। वो जो है वो आगे ललकार नहीं रहा था जो है शाहजहां शेख की हमला कर दी। तो इसलिए यहाँ भी राजनीति का उसी तरह घास पात है जैसे लेफ्ट पर आरोप लगता था। तो आरोप लगना एक बात है, प्रमाणित होना दूसरी बात है। और तो आपके गुजरात में तो जो है एक वहां के पूर्व चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है कि हाँ जो है वो क्या कहते हैं, आपका रेप और होमोफीबिया बने गे सेक्स जो है यहाँ पर हुआ है। तो दोनों के उसमें स्थिति में, नवैयत में जो है वो काफी अंतर है। आप मतलब इस अंतर को भी जो है समझिए। ये नहीं है कि इसको उसके साथ इक्वेट किया जा सकता है, वो इससे ज्यादा गंभीर है, क्योंकि वो एक जी स्तर पर न्यायिक पुष्टि हो चुकी है उसकी। जी जी जी। जी शुक्रिया आप दोनों का। और वाकई प्रधानमंत्री जी का सर झुकता है सिर्फ बंगाल में, उत्तर प्रदेश, जी, मणिपुर में, बीएचयू में। नहीं शुक्रिया आप दोनों गुजरात का, में बहुत नहीं, बहुत शुक्रिया। गुजरात में गुजरात नहीं। में नहीं। जी नमस्कार। ठीक है सर, बढ़िया हो गया। यही लगा देता हूँ कि प्रधानमंत्री का सर सिर्फ संदेश खाली में झुकता है, मणिपुर, बीएचयू, गुजरात और गुजरात से जंतर शुरू मंतर। कीजिए, गुजरात मणिपुर बीएचयू। हाँ ठीक है, एक हाँ सेकंड, इसको यही लगा।